इसके बाद आपको पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में उन लोगों से मिलवाएंगे जिनके घर पूरी तरह दंगाइयों की भीड़ ने उजाड़ दी। आज उनके घर भूकंप में तबाह हुई किसी इमारत की तरह नजर आते हैं। दंगाइयों ने उनके बर्तन तक इस लायक नहीं छोड़े जिनमें वो खाना पकाकर अपना पेट भर सके। और मेरी एआई वर्जन अंजना 2.0 आपके पास कौन सी खबर है? आज तक लोगों ने हॉर्स रेस, कार रेस, डॉग रेस या इंसानों की मैराथन देखी होगी, लेकिन आज मैं एक अलग तरह की रेस दिखाऊंगी। ये हाफ मैराथन चीन की राजधानी बीजिंग में हुए, जिसमें 21 ह्यूमनॉइड रोबोट्स शामिल हुए। हालांकि इंसानों की तुलना में ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो हैं उन्होंने इस दौड़ को पूरा करने में ज्यादा समय लिया, लेकिन इस रेस के बाद इंसानों के लिए स्पोर्ट्स में भी कंपटीशन जरूर बढ़ गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बात करेंगे, जो विदेश जाते ही भारत के विरोध में अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। कभी वो संविधान को खतरा बताते हैं तो कभी कहते हैं कि विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी जितनी बार अमेरिका गए उतनी बार उन्होंने भारत सरकार और भारत की व्यवस्थाओं पर, भारत की संस्थाओं पर सवाल खड़े किए, जबकि वो खुद इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। एक बार फिर राहुल गांधी 4 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं और वहां पहुंचते ही उन्होंने इस बार भारत के चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी बोस्टन में भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर खतरा बताया। यानी कुछ महीने पहले राहुल गांधी की नजर में संविधान खतरे में था और अब चुनाव आयोग खतरे में है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि चुनाव आयोग ने 5:30 बजे वोटिंग के कुछ आंकड़े दिए, फिर 7:30 बजे उन्होंने जो अपडेट दिया उसमें बहुत बड़ा अंतर था, फासला था। राहुल गांधी का कहना था कि चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया था उसके मुताबिक इन 2 घंटों के अंदर 65 लाख लोगों ने वोटिंग की थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जितने लोगों की वोटिंग दिखाई गई वो गलत है। उन्होंने बाकायदा कैलकुलेशन भी किया, 3 मिनट लगता है एक वोट में। राहुल गांधी जिस चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए गए चुनाव में 2-2 जगहों से लोकसभा चुनाव जीत गए थे, आज वो उसी संवैधानिक संस्था पर धांधली के आरोप लगा रहे हैं। ले सकें वोटिंग परसेंटेज बढ़ने को लेकर जो सवाल राहुल गांधी ने पूछा था, उसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा था वोटिंग का असली डेटा कई घंटे बाद आता है और 6 बजे या 7:30 बजे तक जो डेटा दिया जाता है वो संभावित डेटा होता है। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटिंग का आधिकारिक डेटा इकट्ठा करने में समय लगता है, क्योंकि इसके लिए कई अलग अलग पोलिंग बूथ से डेटा एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। इसमें कुछ दूर दराज के पोलिंग बूथ भी शामिल होते हैं। चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज को लेकर यह भी कहा था कि वोटिंग के लिए 6 बजे तक की समय सीमा तक की गई और जो वोटर 6 बजे तक भी पोलिंग बूथ पहुंच जाता है वो अंदर हो सकता है, अंदर जा सकता है, फिर चाहे कितना भी लेट हो वो वोट डाल के ही वहां से निकलेगा, वोटिंग चलती रहेगी। आखिरी वोटर जो घुसा है 6 बजे के पहले, जब तक वो वोट नहीं डालता है तब तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक दस्तावेज हमारे पास है। ये चुनावों से जुड़ा डेटा है। ये डेटा बताता है कि कांग्रेस पार्टी या किसी भी अन्य दल ने चुनाव में गड़बड़ी की आधिकारिक शिकायतें मजबूती के साथ दर्ज नहीं की है। किसी भी चुनाव में अगर आप देखिए तो शिकायत 2 स्तर पर दर्ज होती है। पहली अपील जिला स्तर पर जो कि डीएम के पास है, फिर दूसरी अपील मुख्य चुनाव आयुक्त जो राज्य का होता है उसके पास। महाराष्ट्र चुनाव में, और ये पेपर मेरे सामने है, ये दरअसल अगर आप इस पेपर को देखेंगे तो चुनाव आयोग की तरफ से इस पेपर में जवाब दिया गया था। अब इसमें आप देख लीजिए, हमने आपके लिए हाईलाइट किया है। ये जो पहला आप हाईलाइट देख रहे हैं, सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्टर्स है, वोटर्स है, जो कि 9,77,00,000 है। उसके बाद आप देखिए ये जो बीएलओज हैं, बीएलओज कौन होते हैं? बूथ लेवल ऑफिसर्स, जिनके नतीजों के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए। कहा था कि जिन मशीनों में बैटरी फुल चार्ज थी उन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए और जिन मशीनों में बैटरी कम थी वहां पर कांग्रेस उम्मीदवार जीत गए। ऐसे कई मौके आए हैं जब राहुल गांधी ने विदेश जाकर भारत के संबंध में विवादित बयान दिए हैं। वर्ष 2024 में अमेरिका के वर्जीनिया में राहुल गांधी ने बोला था कि भारत में लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है। वहां लड़ाई इस बात पर है कि सिखों को अपनी पगड़ी पहनने दी जाएगी या नहीं, या उसे गुरुद्वारा जाने दिया जाएगा या नहीं। मार्च 2023 में लंदन में राहुल गांधी ने यूरोप और अमेरिका को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की अपील की थी
उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और यूरोप और अमेरिका को भारत के लोकतंत्र की बहाली के लिए इसमें दखल देना चाहिए। फरवरी 2023 में इंग्लैंड, जहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि भारत में विपक्षी नेताओं की जासूसी करवाई जाती है। मई 2022 में लंदन की कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का समूह कहा था। उनके इस बयान को देश को तोड़ने वाला बयान तब आरोपों के मुताबिक लगाया गया था। ममता बनर्जी का आरोप है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि हिंसा भड़काने का सारा षड्यंत्र टीएमसी नेताओं ने रचा था। आरोप प्रत्यारोप के बीच मुर्शिदाबाद के टीएमसी नेता का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो वक्फ कानून के नाम पर लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। आपको याद होगा कि मुर्शिदाबाद के धुलिया इलाके में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और हिंसा से पहले धुलिया के टीएमसी नेता मोहम्मद इंजामुल इस्लाम जंग का ऐलान कर रहे थे। वो सीधा युद्ध की बात कर रहे थे। वो मुस्लिम भीड़ को ये कहकर भड़का रहे थे कि वक्फ के लिए कुर्बानी देने का वक्त आ गया है। আর একটাই কথা বলবো, আমি ছোটবেলায় একটা ফিল্ম দেখেছিলাম, সে ফিল্মের নাম হলো এলানি জাং। এলানি জাং আজকে থেকে আমাদেরকে এলানি জাংয়ের ধর্মেন্দ্র হয়ে যেতে হবে, মোদির বিরুদ্ধে দেখিয়ে দিতে হবে হাওয়া কা রুখ বদল सकता है। এই ওয়াকফ বোর্ডের যে সম্পত্তি আমি যে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সম্পত্তি না, যে বিলে অন্যরকম সংবিধানকে চেঞ্জ করে অন্যরকম সিস্টেমে পরিচালনা করতে চাইছে এই ইসলামকে, এই মুসলিমকে, তাহলে আমাদেরকে আজকে থেকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে বিলকে মোদিকে রিটার্ন দিতে হবে লোকসভাতে। আমাদের জান থাকে আর না থাকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি দিয়ে দিতে হবে। टीएमसी नेता की इस भड़काऊ बयानबाजी से ममता बनर्जी पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या इसी वजह से ममता बनर्जी अभी तक मुर्शिदाबाद के पीड़ितों से मिलने नहीं गई हैं। आपको अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के भारत दौरे के बारे में बताएंगे। जेडी वैंस 4 दिन के दौरे पर भारत आए। आज शाम उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात भारत अमेरिका के बीच व्यापार और टैरिफ को लेकर काफ़ी अहम मानी जा रही है। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब विमान से भारत लैंडिंग उनकी हुई थी और सबकी नज़रें थी। पारंपरिक वेशभूषा में उनके बच्चे उनके साथ पहुंचे थे। लेकिन जिस वक्त अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बना हुआ है, उस वक्त जेडी वैंस का ये दौरा वैश्विक माहौल में भारत की अहमियत को दिखाता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसी साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत दौरे पर आ सकते हैं और पहली बार इसकी पुष्टि कुछ देर पहले हुई है। जेडी वैंस का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने के बाद वो जिन देशों में भी गए वहां अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहे। फ्रांस दौरे पर उन्होंने यूरोपीय देशों को चेतावनी दी थी, जबकि जर्मनी दौरे पर उन्होंने कहा कि यूरोप को सबसे बड़ा खतरा अंदर से है। ग्रीनलैंड को तो उन्होंने अमेरिका में शामिल होने का खुला ऑफर तक दे दिया था। हालांकि उनका भारत दौरा इससे काफी अलग है। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री आवास पर वो पहुंचे। मोदी से मुलाकात के दौरान जेडी वैंस के साथ उनकी पत्नी उषा वैंस और तीनों बच्चे इवान, विवेक और मिराबेल मौजूद थे, जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों की काफी चर्चा हो रही है। मोर के पंख पीएम ने उन्हें दिए, जिन्हें हाथ में लेकर वो अपने पिता जेडी वैंस के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। ये सवाल महाराष्ट्र के नासिक के बोरीची बड़ी गांव के लोग पूछ रहे हैं। इस गांव के लोग पानी की किल्लत के आदी हो चुके हैं। नल का जल इनके लिए सपना है। कुएं के पानी से एक उम्मीद बंधी रहती थी, लेकिन इस बार उनके कुएं अप्रैल में ही, भारी गर्मी है, मई जून की गर्मी में न जाने क्या हाल होगा, उससे पहले अप्रैल के ही महीने में कुएं में पानी सूख गया है। हालात ये हैं कि यहाँ के लोगों को अभी से कई किलोमीटर दूर मौजूद एक कुएं से पानी लाने के लिए जाना पड़ता है और इस कुएं का हाल ये है कि उसमें गंदा पानी है जिसे पीने के लिए ये लोग मजबूर हैं।
आपकी स्क्रीन पर जो कुआं दिख रहा है, ये देखिए, इस इलाके में यही इकलौता कुआं बचा है जिसमें बहुत थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। सोचिए, इंडिया जिसे हम कहते हैं शहरी इलाके, समृद्ध इलाके, लोग आरओ वाटर पी रहे हैं और भारत में कुछ लोग आज भी इस कुएं का बचा खुचा गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकारों को इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। आप अपने घर में भी पानी के लिए आरओ का बटन ऑन करते होंगे या फिर नल खोलकर फुल फोर्स में ग्लास भर लेते होंगे, लेकिन देखिए नासिक के इस गांव की महिलाएं पानी लाने के लिए क्या कर। आपको बताएंगे कि शादियों के मौसम में लोग सोने से क्यों कतरा रहे हैं। सोना, यहां हम उस सोने की बात कर रहे हैं जिसकी कीमत 1 लाख के करीब पहुंच चुकी है और जो सोना लोगों को सोने नहीं दे रहा है। पिछले 1 साल में सोने की कीमतों में करीब 29,000 रुपए की वृद्धि हुई है, 29,000। अप्रैल 2024 में 10 ग्राम सोने के दाम 70,500 रुपए थे, जो अब 99,800 रुपए पर पहुंच गए, यानी लखटकिया बनने से सिर्फ 200 रुपए दूर। मुमकिन है सोने के नए आंकड़े आए तो उसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा हो चुकी होगी। सोने के दामों की ये चमक किसी के लिए मौका है अगर आप इसमें सेव करते हैं, किसी के लिए मुसीबत अगर आपके घर में शादी है और शादी सोने के बिना भारत में होती नहीं है। आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सोने की कीमतों को किस स्तर पर जाकर रुकेंगी, सबकी यही नजर है। अगर इसमें ठहराव आएगा या नहीं आएगा, वृद्धि क्या इसी तरह से जारी रहेगी, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्या वृद्धि करने का टाइम निकल चुका है या आने वाला है, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में। फिलहाल तो सोने की कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि भारत के लोगों के लिए सोना एक धातु नहीं बल्कि एक भावना है, एक परंपरा है, एक संस्कार है, एक सुरक्षा की गारंटी है। कुल मिलाकर मामला इमोशनल है।